हेलो एवरीवन। आज हम पाठ 11 की शुरुआत करेंगे जिसका शीर्षक है विद्रोही और राज। इस चैप्टर में आप 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसका व्याख्यान। 10 मई 1857 की दोपहर में मेरठ की जो छावनी में सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और ये हलचल सबसे पहले भारतीय सैनिकों के पैदल सेना में देखने को मिली और धीरे धीरे करके ये घुड़सवार फौज में भी ये देखने को मिला और फिर ये विद्रोह शहर तक फैल गया। शहर और आसपास के जो गांव के लोग थे उन्होंने सिपाहियों के साथ अपनी पूरी यूनिटी बना ली, एकता बना ली, वो भी उनके साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार मतलब वो प्लेस, वो जगह जहाँ पर शस्त्रों को जमा करके रखा जाता है, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जहाँ हथियार रखे गए थे, गोला बारूद रखा गया था। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगले और उनके साथ जुड़ी हुई जो भी कोई चीज़ थी उसको तहस नहस करना शुरू किया, उसको जलाना शुरू किया, फूंकना शुरू कर दिया। गुस्से में आए हुए जो सैनिक थे उन्होंने रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह करना शुरू कर दिया। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाले जो टेलीग्राफ की लाइन थी उसको भी काट दिया गया, जिससे एक दूसरे इलाके के लोगों के साथ संपर्क साधा जाए, वो भी ख़त्म हो गया। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा तो घोड़ों के ऊपर सवार होकर एक जत्था दिल्ली की ओर चला। यह जत्था 11 मई को सुबह सुबह लाल किले के फाटक पर पहुंचा। उस समय रमज़ान का महीना चल रहा था। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह नमाज़ पढ़कर और सुबह अपने सूर्य उदय होने से पहले ही वो खाना खा रहे थे, सहरी कर रहे थे। अभी वो खाकर उठे ही थे कि उन्हें फाटक पर यानी कि लाल किले के जो गेट था उसके ऊपर उनको हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े हुए सिपाहियों ने जानकारी दी कि वे मेरठ से आए हैं और बहुत सारे अंग्रेज़ी अफसरों को मार कर आए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी अफसरों ने एक ऐसा कारतूस इंट्रोड्यूस किया जिससे गाय और सूअर की चर्बी में से उसका लेप किया गया था और जब इस कारतूस को बंदूकों में भरना था तो उसे दांतों से खींचना पड़ता था और इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तो हिंदू और मुसलमानों को ये लगा कि अंग्रेज़ों ने उनके धर्म को भ्रष्ट करने की ठान ली है। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के लोग, आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे जो अंग्रेज़ी लोग थे वो मारे गए थे। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए, लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना ही लाल किले में घुस गए। जैसे कि हमने पार्ट 9 में पढ़ा था कि जब भी कोई शासक के समक्ष आता था तो उसको कुछ एटिकेट्स शो करने पड़ते थे, शिष्टाचार उसको का पालन करना पड़ता था, जैसे ज़मीन बोझ, सजदा, 4 तस्लीम। उन्होंने इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करी, क्योंकि उनका मेन मकसद जो था वो बादशाह का आशीर्वाद प्राप्त करना था। सिपाहियों से घिरे हुए बहादुर शाह के पास और कोई भी विकल्प नहीं बचा, कोई और चारा नहीं बचा। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, इसको लीगल माना जाने लगा, क्योंकि अब इस विद्रोह की जो अगुवाई थी वो बहादुर शाह के नाम पर हो रही थी। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे जैसे इस विद्रोह की खबर दिल्ली के विद्रोहियों तक पहुंची कि उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है और बहादुर शाह ने इस विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, तो हालात तेज़ी से बदलने लगे। जो हमारे उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में जो इस विद्रोह का जो स्वर था, जो इसकी गूंज थी, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई। अब हम टॉपिक नंबर 1 में ये पढ़ेंगे कि इस विद्रोह को चलाने का क्या ढर्रा मीन्स क्या तरीका था, कैसे उन्होंने इस विद्रोह को चलाया, कैसे उन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। तो यदि इन विद्रोहियों को तारीख के हिसाब से अगर हम सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंची तो वैसे वैसे सिपाहियों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए।
हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम एक जैसा ही था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? टॉपिक नंबर 1.1। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई को शुरू किया और कहीं जगह शाम के समय में तोपों का गोला दाग कर वहाँ पर या कहीं जगह पर बिगुल बजाकर उन्होंने विद्रोह का संकेत दिया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार, आपको पहले भी बताया कि एक ऐसा कमरा, एक ऐसा स्टोर रूम जहाँ पर शस्त्रों को रखा जाता था, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया, सरकारी खजाने को लूटना शुरू किया। इसके बाद हर एक बिल्डिंग, हर एक चीज़ जो कि अंग्रेज़ों के साथ जुड़ी हुई थी, जैसे जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम जहाँ पे वो अपने दस्तावेज़ों को रखा करते थे, अंग्रेज़ों के परिवार जहाँ पे ठहरे हुए थे उनके बंगले, तमाम सरकारी इमारतों के ऊपर उन्होंने हमला किया और सारे रिकॉर्ड जो थे वो जला दिए। क्योंकि ये सैनिक जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हुए थे, तो हर एक चीज़ जो कि अंग्रेज़ों के साथ संबंधित थी और हर एक शख्स जो अंग्रेज़ों के साथ अब जुड़ा हुआ था, उन्होंने उनके ऊपर हमला करना शुरू किया। हिंदुओं और मुसलमानों ने, तमाम लोगों ने एकजुट होकर फिरंगियों का सफाया करने की ठान ली थी और उन्होंने 3 मुख्य भाषाओं का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि वो लोगों तक अपनी अपील कर सकें, आम जनता को अपने प्लान्स के बारे में बता सकें। तो वो 3 भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू और फ़ारसी। विद्रोह में आम लोगों को भी जो भी थे वो भी बहुत ज़्यादा शामिल हो गए थे, जिसके चलते इस विद्रोह का जो दायरा था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। ये है हमारे 3 मेन शहर यहाँ पे बता रखे हैं, लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में जो विद्रोह था वो एक मुख्य केंद्र बना, एक सेंटर बना और साथ के साथ जो गुस्से में आए हुए जो आम लोग थे उन्होंने शाहूकारों और अमीर लोगों के ऊपर भी अपना जो गुस्सा था वो दिखाया, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और विद्रोहियों जो ये अमीर लोग थे ये इनके गुस्से का शिकार बने। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू भी मानते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि ये जो अमीर लोग हैं, जो शाहूकार हैं, ये अंग्रेज़ी लोगों की जो है वो चापलूसी करते हैं और उन्हीं के चलते ही हमारे से ज़्यादा कर की मांग करते हैं। तो इसलिए आम लोगों के मन में इन शाहूकारों को लेकर और अमीर लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा नफ़रत फैली हुई थी। ज़्यादातर जो लोग थे, अमीर लोग थे, वे घर बार लूट कर और जो थे उन्होंने उसके तबाह कर दिए और सिपाहियों की कतारों में हुए इन छुटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया और शासन की सत्ता और स्वापनों पर सरेआम अवहेलना करने लगे। मीन्स जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए थे या फिर किस तरीके से सिपाहियों को अपना किस तरीके से अपने शिष्टाचार का पालन करना है, ये सब चीज़ें अब बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो रही थी। अगर हम मई और जून के महीने की बात करें तो अंग्रेज़ी सरकार के पास इस विद्रोह को कुचलने के लिए या इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए कोई भी विकल्प नहीं बचा था। ब्रिटिश ऑफिसर्स अपनी जान बचाने में लगे हुए थे और जिनके परिवार यहाँ पर थे वो भी अपनी परिवारों की सेफ्टी जो थी उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे ताकि कोई भी विद्रोही उनके परिवारों को नुकसान ना पहुंचा दे। किसी एक अंग्रेज़ी अफसर ने कहा कि ये जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश राज है, ऐसा लग रहा था कि मानो ये ताश के पत्ते की तरह जो है वो बिखर गया है और अब इस स्थिति के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि गुस्से में आए हुए विद्रोहियों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि बहुत सारी छावनियों के जो शस्त्रागार थे उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। Next we will study in the next lecture. Thank you.